हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजे कॉम्पिटिटर्स। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की हम बातें कर रहे थे लगातार, और 5वां अध्याय पर आए हैं। कहाँ पर आए हैं भाई? 5वां अध्याय हम देख पा रहे हैं। और 5वें अध्याय में जैसा कि आप देख पाए हैं पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास में हमने क्या देखे हैं? सोसाइटी प्रबंधन से संबंधित बातें। तो 48 धारा 48 सोसाइटी में का अंतिम प्राधिकार कौन होगा, इसकी बातें किए थे। ठीक है, फिर जो है 48 का देखे थे, विनिर्दिष्ट पर धारण करने के लिए निहरताएं, कहने का मतलब अयोग्यताएं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अयोग्यताएं क्या हो सकते हैं वो हम देखे थे। फिर प्रतिनिधित्व एवं प्रत्युक्त देखे थे। आज की क्लास में हमने स्टार्ट हम करेंगे वो क्या है भाई? 48 गा बोर्ड की शक्तियां, फिर वार्षिक साधारण सम्मेलन देखेंगे, 49 ख देखेंगे। इस प्रकार से जितना भी हो सके आज की क्लास में हम सोचें कि है भाई साहब कि 49 तक हम ख़त्म करेंगे आज की क्लास में। देखते हैं जो भी जितना हो सके हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो क्लास को भाई स्टार्ट करते हैं। फोर्टी का हो चुका है और ये सारी बातें हो चुकी हैं। 48 गा, ठीक है, यहीं पर आए हैं। चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या लिखा है, फिर समझेंगे। बोर्ड की शक्तियों के बारे में बताया गया है। 48 गा क्या बोलता है? बोर्ड की शक्तियां। तो बोर्ड की शक्तियां क्या क्या होती है भाई साहब? किसी सोसाइटी का बोर्ड या बोर्ड को उसकी उपविधियों के अनुसार निम्न अनुसार क्या है? शक्तियां हैं। क्या क्या शक्तियां हैं? ये सारे पॉइंट दिए गए हैं। सदस्यता स्वीकृत एवं समाप्त करने की शक्तियां। ठीक है, किसी सोसाइटी में, किसी बोर्ड में किसी के सदस्य को, ठीक है, स्वीकार करने, लेने या उसको खत्म करने या समाप्त करने की क्षमता है। ठीक है, शक्ति है। सभापति एवं अन्य पदाधिकारी को नियुक्त निर्वाचित करने की शक्ति है। यह हम जानते हैं कि बोर्ड में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 21 हो सकती है। और बोर्ड, ठीक है, सभापति को, उपसभापति को चुन सकते हैं, निर्वाचित कर सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं। सभापति को हटाने की शक्ति। रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृत्ति की संख्या नियत करने की शक्ति। निम्नलिखित के संबंध में भी नीति बना सकते हैं, जैसे कि सदस्यों को सेवाएं देने के लिए संगठन एवं उपबंध कराना। रजिस्ट्रार के अनुमोदन के से कर्मचारी वृत्ति की अर्हताएं, भर्ती, सेवा शर्तें और कर्मचारी वृत्ति से संबंधित अन्य विषय की शक्ति है। निधि की अभिरक्षा और विनिधान का ढंग, लेखाओं के रखने की रीति, निधियों का संचालन, उपयोग एवं विनिधान, फाइल की जाने वाली कानूनी विवरणियां के सहित सूचना प्रणाली की निगरानी और प्रबंध करने की शक्ति। ये सारे शक्ति किसके हैं भाई? ये सारे शक्ति बोर्ड के हैं। ठीक है, साधारण निकाय के अनुमोदन हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वृत्ति विवरण, योजना एवं बजट प्रस्तुत करने की शक्ति। समपरीक्षा ऑडिट तथा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति। साधारण निकाय क्या था? हम जानते हैं सोसाइटी में जो सदस्य है वही मिलकर समिति का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते थे? साधारण निकाय कहते थे। ऐसे अन्य समस्त कृत्य जो उपविधियों में विदिष्ट है। ठीक है, और ऐसे समस्त जो कार्य होंगे जो उपविधि में, कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में जो शामिल है
ठीक है, वो कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, क्या क्या शक्ति है बोर्ड की ये अब जानते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से बोर्ड की इनमें क्या शक्ति है या क्या शक्ति नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ये याद करके रखिएगा। चलिए धारा 49, अब बात करते हैं धारा 49, क्या बोल रहे हैं, वार्षिक साधारण सम्मेलन। तो वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाना किस प्रकार से क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह की कालावधि के भीतर अपने सदस्यों का साधारण सम्मेलन बुला सकता है, ठीक है। तो प्रत्येक सोसाइटी, देखिए वित्तीय वर्ष खत्म होने के, ठीक है, 6 माह के कालावधि पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव अभी, ठीक है, होने वाला है, ठीक है। तो उसके पहले आचार संहिता लग जाएगा, फिर चुनाव होगा, तो वो खत्म होने, उनकी जो कालावधि खत्म होने के 6 माह के भीतर ही करा सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब देखिए और क्या क्या बातें हैं कि सोसाइटी के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का जो कि बोर्ड द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किया गया अनुमोदन करने के लिए, ठीक है। तो किसके लिए, ठीक है, सोसाइटी के कार्यकलापों के कार्यक्रम जो कि बोर्ड द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किया गया है अनुमोदन करने के लिए। फिर बोर्ड सदस्यों का निर्वाचन यदि वो करा न जाना अपेक्षित हो तो हम क्या कर सकते हैं, सम्मेलन बुला सकते हैं। तो सम्मेलन किस प्रकार से बुला सकते हैं भाई, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष खत्म होने के पहले सम्मेलन बुलाएंगे और बोर्ड के लिए जो कार्यक्रम होंगे, आगामी वर्ष में क्या क्या फैसला लेंगे उसके लिए, और निर्वाचन कब करना है, किस प्रकार से करना है, ठीक है, इसलिए क्या कर सकते हैं, बैठक बुला सकते हैं, सम्मेलन बुला सकते हैं, ठीक है। स्पष्टीकरण दिया हुआ है, बोर्ड का निर्वाचन अपेक्षित हो गया तब समझा जाएगा जबकि बोर्ड की अवधि वार्षिक साधारण सम्मेलन की तारीख से 3 माह की कालावधि के भीतर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो 3 माह की कालावधि के भीतर समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे उसके पहले हम क्या बुलाएंगे, वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाएंगे, ठीक है। समपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना यदि प्राप्त हुई हो तो वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, शुद्ध लाभ के व्ययन के लिए, कहने का मतलब है कि जो सोसाइटी बनी हो उसमें उनमें क्या क्या लाभ हुआ है उसको जानने के लिए रिपोर्ट, संपरीक्षा कहने का मतलब ऑडिट के लिए, ठीक है, कितना खर्चा आया वगैरह वगैरह। किसी अन्य विषय पर जो कि उपविधियों के अनुसार उपस्थापित किया गया विचार करने के लिए बुलाया जाएगा। अगले वर्ष की बजट के लिए कि अगले वर्ष भाई साहब हम क्या क्या करेंगे, किस में कितना खर्च करेंगे, उसके लिए बुलाया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति करने के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष जो भी उसके लिए संपरीक्षक की नियुक्ति के लिए। परंतु रजिस्ट्रार उस सम्मेलन के सिवाय जिसमें वे निर्वाचित बोर्ड के कार्यकाल का जो कि उपधारा 7 का में निर्दिष्ट किया गया है अवसान होने के जाने के, ठीक है, ऐसा सम्मेलन करने की कालावधि को 3 माह से अधिक और कालावधि के बढ़ा सकता है। कहने का ये मतलब है कि मान के चलिए, ठीक है, बोर्ड का सम्मेलन का समय आ गया है, ठीक है, क्या है, बोर्ड के सम्मेलन का समय आ गया है और उसी समय क्या हो गया है भाई साहब, उसी समय चुनाव का टाइम हो गया है, बोर्ड के चुनाव का टाइम हो गया है, ठीक है। तो बोर्ड के चुनाव टाइम हो गया है, बोर्ड के चुनाव की जो वित्तीय वर्ष है नज़दीक है और उसी समय क्या बुलाना है, हमको क्या बुलाना है, बैठक बुलाना है। तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, इसको 3 माह घुचा सकता है, घुचा सकता है कहने का मतलब हटा सकता है, ठीक है, घुचा सकता है, हटा सकता है, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 माह उसको एक्सटेंड कर सकता है, हम बोल सकते हैं एक्सटेंड कर सकता है, 3 माह के लिए आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, 3 माह के लिए एक्सटेंड कर सकता है, 3 माह के लिए आगे बढ़ा सकता है। इसको बैठक को कब की स्थिति में, जब उस वित्तीय वर्ष में चुनाव होने की संभावना है, चुनाव का वर्ष है, तब की स्थिति में किसी बैठक को 3 माह तक एक्सटेंड कर सकता है, 3 माह तक बढ़ा सकता है। ये कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा, तो ये याद रखिए, ठीक है। चलिए, परंतु यह और भी कि जहां किसी सोसाइटी के संबंध में धारा 69 के अधीन समापन का आदेश जारी किया गया है तो वहां वार्षिक
साधारण सम्मेलन बुलाना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, तो मान के चलिए कोई सोसाइटी का समापन हो गया, होने वाला है, तो उस स्थिति में भाई क्या मतलब बुलाने का, तो उस समय में बुलाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए ये याद रखिए। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। बोर्ड के सदस्यों, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधित्व कि यदि कोई हो तो निर्वाचन का संचालन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विधित रीति से किया जाए। कहने का मतलब है कि बोर्ड में यदि सदस्य को चुनना है, सभापति को चुनना है, उपसभापति का चुनाव करना है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधित्व को चुनाव करना है, तो क्या होगा, एक रिटर्निंग ऑफिसर होगी। निर्वाचन जो कराएगा कौन कराएगा भाई, एक रिटर्निंग ऑफिसर होगी और वो क्या करेगा, निर्वाचन कराएगा। ठीक है, चलिए। ऐसे सम्मेलन की सूचना उस जिले के जिसमें सोसाइटी स्थित हो उप सहायक रजिस्ट्रार को सम्मेलन की तारीख से कम 14 दिन पूर्व भेजी जाएगी। कहने का मतलब है कि जिस जिले में, मान के जाइए ठीक है, रायपुर जिले में है कुछ सोसाइटी है, अब उस जिले में स्थित है सोसाइटी है, तो उसको सम्मेलन की सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी भाई साहब, ठीक है, 14 दिन पूर्व दी जाएगी। कितने दिन पूर्व दी जाएगी, 14 दिन पूर्व पहले भेजी जाएगी। ठीक है, उप सहायक रजिस्ट्रार ऐसे सम्मेलन में स्वयं हाजिर हो सकता है या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उसके हाजिर होने की प्रतिनियुक्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर सम्मेलन बुलाना है तो कौन जा सकता है भाई साहब, रजिस्ट्रार जा सकता है, या रजिस्ट्रार भाई रजिस्ट्रार का काम ऐसा नहीं कि एक जगह, ठीक है, यही काम है, एक ही काम है, बहुत सारे काम है, पंजीयन करना, पंजीयन को देखना, ठीक है, रद्द करना, बहुत सारे काम है। तो भाई रजिस्ट्रार हर जगह तो मौजूद नहीं हो सकता, तो कोई अधिकारी को भेजेगा रजिस्ट्रार कि भाई साहब मेरे तरफ से आप जाइए, ये काम है आपका, तो आप कर दीजिए। ठीक है, तो सम्मेलन बनाने के पहले पूर्व जो है 14 दिन पूर्व उनको बताना पड़ेगा, और बताएगा कौन, रजिस्ट्रार बता सकता है। और रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में रजिस्ट्रार जिसको नियुक्त करे, जिस अधिकारी को नियुक्त करे, वो जाके क्या करेगा, बताएगा। ठीक है, क्लियर है बातें। फोर्थ, उप सहायक रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वो उपधारा 1 के खंड क, ख, ग, घ, ठीक है, इया में निर्दिष्ट किए गए विषय में संबंधित किसी मामले में सम्मेलन को संबोधित करें। ठीक है, तो देखिए जो भी इस धारा में लिखा होगा उसके अनुसार जो रजिस्ट्रार या जो उसके द्वारा नियुक्त किया कोई भी इस विषय में सम्मेलन में संबोधित करेगा। बस इतनी बातें हैं। क्लियर है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या बातें हैं। नेक्स्ट 5th नंबर क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत लंबा चौड़ा है। यदि साधारण सम्मेलन उपधारा 1 के अधीन उसके लिए विहित की गई कालावधि के भीतर बुलाए गए या उपधारा 1 की अपेक्षा का अनुपालन करने में व्यक्तिक्रम किया गया, तो रजिस्ट्रार आदेश द्वारा किसी ऐसे ऑफिसर को जिसका ऐसे सम्मेलन बुलाने या उपधारा के संबंध में अनुपालन करने का कर्तव्य था, ठीक है, जिसने युक्तियुक्त प्रतिहेत के बिना प्रयुक्त तो उपधारा के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुपालन करने में चूक की गई है, पद के लिए निर्वाचित होने या पद के रहने के 3 वर्ष के अधिक ऐसी कालावधि के ऐसे जैसे कि आदेश विधिश किए गए नियत घोषित कर सकेगा। और ऑफिसर पर यदि वह ऑफिसर सोसाइटी का कर्मचारी है तो उसके लिए कितना 5,000 रुपये की रकम उसको अदा करने, शास्ति मतलब दंड है, शास्ति का मतलब यहाँ पर है दंड है। देखिए ये सारी बातों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है, मैंने क्या कहा कि भाई कि अगर रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार जाएगा, ठीक है, सोसाइटी को बताने के लिए कि आपका ये इस दिन सम्मेलन है, ठीक है, ठीक है। रजिस्ट्रार नहीं जाएगा तो किसी अधिकारी को, किसी ना किसी को तो भेजे जाएगा, तो ठीक है, उसको भेज दिया है। लेकिन जो अधिकारी भेजा गया है, ठीक है, जो अधिकारी भेजा गया है वो अपने कामों में असफल हो जाते हैं, चूक हो जाती है, भूल हो जाते हैं उनसे कि वो बताएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस अधिकारी को ठीक है क्या करेगा, 3 वर्ष तक के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, 3 वर्ष तक के लिए उसको हटा दिया जाएगा। या फिर यदि जो अधिकारी होगा, वो ऑफिसर जो होगा वो सोसाइटी का कर्मचारी होगा, सोसाइटी का अधिकारी होगा,
तो उसके लिए कितना है भाई, 500 रुपया जो है, सॉरी 5,000 रुपया दंड है, 500 बोल दिया, सॉरी 5,000 रुपया दंड है। तो यदि साधारण सम्मेलन में किसी को बोला गया है किसी, ठीक है, किसी अधिकारी को, तो उसके लिए 3 वर्ष है, लेकिन सोसाइटी के कर्मचारी हो उसके लिए कितने, 5,000 रुपये, यही कहा गया है, यही किया गया कि सोसाइटी के कर्मचारी हो तो उसके लिए 5,000 रुपया, ठीक है। और यदि ऐसे कोई चूक हो जाता है जो उसे रजिस्ट्रार के अंतर्गत कोई अधिकारी है तो उसके लिए कितने वर्ष, 3 वर्ष की, ठीक है। कब की स्थिति में, जब साधारण सम्मेलन बनाने में वो चूक हो जाते हैं, ठीक है, तब की स्थिति में। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने का मतलब ही क्या है भाई, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा इतना सब बात बोलने का मतलब ही क्या है, सीधा बोल देते, ठीक है, कि यदि कोई अधिकारी जिसको नियुक्त नहीं किया गया है साधारण सम्मेलन में, यदि वो अपने कार्यों में असफल हो जाते हैं तो उसके लिए 3 वर्ष तक उसको रस्टिगेट किया जाएगा। और यदि वो सोसाइटी के कर्मचारी है तो उसके लिए दंड कितनी होगी, 5,000 की होगी। सिंपल लिख देना चाहिए था, लेकिन लिखे क्या, इतना सारा चीज़। खैर जो भी है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। समझ गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ गए तो देखिए। परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को सहकारी सोसाइटी के संयुक्त रजिस्ट्रार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा सोए जाने की युक्तियुक्त अवसर न दिया जाए। कहने का मतलब है उसको हटाएंगे या उसको 5,000 रुपया जुर्माना देंगे, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं करेंगे भाई साहब, उसको बताना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, उनको अवसर देना पड़ेगा, युक्तियुक्त अवसर देना पड़ेगा कि भाई क्या गलती थी, किस प्रकार से आपने गलती की, क्यों बुलाया नहीं है, क्यों चूक हो गई, आप अपने जो है अपने कर्तव्य में क्यों चूक हो गए, तो वो उसको मौका देंगे, ठीक है। यदि लगता है वहाँ गलत है तो उसको दंड देंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे जैसा है, ठीक है। तो दंड कैसे देंगे, जैसे ऊपर मैंने बताया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, क्या करेंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है, युक्ति युक्त अवसर देंगे। छठा पॉइंट क्या बोलता है, यदि किसी सोसाइटी के उपविधियां बोर्ड के समस्त या कुछ सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर किया जाने का उपबंध करती है तो बोर्ड ऐसे सदस्य क्षेत्रों में साधारण सम्मेलन के पूर्व की तारीख को उपविधि के उपबंध अनुसार उस क्षेत्र के किसी सम्मेलन में, ठीक है, उस सम्मेलन में क्या बोल रहा है, किए जाएंगे जो परिणामी सोसाइटी की फलक वार्षिक सम्मेलन कार्यवाही के प्रारंभ पूर्व हो जाए। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं छठा पॉइंट आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, उसको छोड़ दीजिए। सातवां है क्या, किसी भी सोसाइटी के प्रत्येक वार्षिक साधारण सम्मेलन में बोर्ड सोसाइटी के सामने एक विवरण रखेगी जिससे बोर्ड के सदस्य उसके कुटुंब के सदस्यों के साथ निकट नातेदारी नाम पूर्व के दौरान बकाया उधारों का अग्रिम यदि हो तो ब्यौरा दर्शाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो वार्षिक सम्मेलन बुलाएंगे तो कुटुंब, जो कहने का जो परिवार होंगे वहाँ वो चीज़ों को रखेंगे, भाई किसका उधारी बचा है, किसका क्या बचा है, किस नातेदारी के अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ वो क्या करेंगे, बताएंगे, ब्यौरा देंगे। चलिए क्लियर है, और कुछ है, चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ कुछ नहीं है आपके लिए। देखिए सोसाइटी की बोर्ड द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व का कार्यकाल उस सोसाइटी के जिसके लिए ऐसा प्रतिनिधित्व निर्वाचित किया गया कार्यकाल की समाप्ति तक बना रहेगा, ठीक है, समाप्ति तक समाप्त हो। कहने का मतलब जो निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल, देख पहले ही बता चुका हूँ, जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उसका कार्यकाल कब तक, बोर्ड की जब तक समाप्ति नहीं होगी, ठीक है, कार्यकाल जब तक समाप्ति नहीं होगी उस सोसाइटी का तो तब तक वो बने रहेगा, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं, 8वें नंबर की बातें करते हैं। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड की कार्यकाल के अवसान के पूर्व बोर्ड का निर्वाचन, ठीक है, कराया जाएगा। यदि बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन नहीं हो पाता,
नहीं करा पाते, या सोसाइटी का कोई बोर्ड किसी न्यायालय के आदेश के कारण या अन्यथा कार्य करने में परिवर्तित हो जाए तो बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा अपने पद रिक्त किए गए समझे जाएंगे और बोर्ड की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हो जा समझी जाएगी और राज्य आयोग जो 6 माह के भीतर तथा सरकारी बैंक के मामले में 12 माह के भीतर निर्वाचन कराएगी। देखिए ये सभी बातों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। देखिए सोसाइटी के ऊपर बोर्ड बना है, ये हम जानते हैं, बोर्डों में सदस्यों की संख्या 21 है। यदि बोर्ड का कार्यकाल किसी भी प्रकार से खत्म हो गया या ऐसा हो सकता है कि न्यायालय जो है उस बोर्ड को समाप्त कर दिया कि भाई साहब बोर्ड जो बनाया था वो जो काम कर रहा था वो ठीक नहीं है, ठीक है, अपना कार्य अपना दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो न्यायालय ने क्या कर दिया, बोर्ड को ही समाप्त कर दिया, बोर्ड को ही हटा दिया, समाप्त कर दिया। तो जो बोर्ड है तो वो पूरी तरह से शून्य घोषित मानी जाएगी। अब बोर्ड नहीं है जो कि डिसीजन लेने वाला है सोसाइटी के बारे में, तो उनकी पूरी शक्ति जब उसको खत्म कर दिया जाएगा न्यायालय द्वारा तो उनकी पूरी शक्ति कहाँ चली जाएगी, रजिस्ट्रार के पास चली जाएगी, रजिस्ट्रार के पास चली जाएगी। और राज्य जो आयोग होगा, कौन से भाई, राज्य निर्वाचन आयोग 6 माह के भीतर क्या कराएगा, ये उस बोर्ड कोई बोर्ड के लिए निर्वाचन कराएगा, क्योंकि बोर्ड तो समाप्त हो गया, ठीक है, पूरा शक्ति किसके पास चला गया, रजिस्ट्रार के पास। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, 6 माह के भीतर क्या कराएगा, वो चुनाव कराएगा, ठीक है, निर्वाचन कराएगा। लेकिन सहकारी बैंक के मामले में कहा गया है उसको 12 माह तक करा सकते हैं। जो सरकारी बैंक के मामले में क्या करा सकते हैं, 12 माह के भीतर जो है राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के मामले में 6 माह के भीतर चुनाव करा सकते हैं। किसके लिए, बोर्ड के लिए। तो यही कहा गया है, इसको एक बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होती है भी बोर्ड का कार्यकाल अवसान के पूर्व बोर्ड का निर्वाचन कराया जाएगा। यदि बोर्ड की कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन नहीं कराया जाने या सहकारी सोसाइटी का बोर्ड किसी न्यायालय, ठीक है, किसी न्यायालय के आदेश के कारण अन्यथा कार्य करने की प्रवृत्ति के कारण हो जाए तो बोर्ड के सभी सदस्यों अपने पद से रिक्त समझे जाएंगे और बोर्ड की सारी शक्तियां किसके पास आ जाएगी भाई, रजिस्ट्रार के पास आ जाएगी। और राज्य निर्वाचन आयोग 6 माह के भीतर क्या करेगा, चुनाव कराएगा। और सहकारी बैंक के मामले में वो कितने माह ले सकते हैं, 12 महीना ले सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपको बातें समझ में आ गई, ठीक है। किसी बोर्ड को अगर न्यायालय ने क्या कर दिया, हटा दिया, तो ऐसी स्थिति में पूरी शक्ति रजिस्ट्रार के पास चली जाएगी और राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, 6 माह के भीतर चुनाव कराएगा और सहकारी बैंक के मामले में 12 माह कराएगा। बस इतनी सी बातें हैं, ठीक है। तो 2-3 बार दोहराने से आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। परंतु रजिस्ट्रार इस उपधारा के अधीन उसमें निहित बोर्ड की शक्ति का प्रयोग करते हेतु ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी ऐसे प्राधिकृत किए जाने तारीख की ऐसी शक्ति का प्रयोग करें। कहने का मतलब है अब शक्ति किसके पास आ गई, रजिस्ट्रार के पास आ गई। और रजिस्ट्रार क्या करेगा भाई साहब कि अधिकारी को तैयार करेगा, एक प्राधिकारी अधिकारी को नियुक्त करे और उनमें शक्ति होगी, ठीक है। प्रत्येक सोसाइटी प्रत्येक साधारण सम्मेलन और उसकी बोर्ड के समक्ष अन्य सम्मेलन के समस्त कार्यवित पुस्तक में अभिलेखित करें। कहने का मतलब है, ठीक है, जो चीज़ हो रहा है उसको लिखा पूछा करेंगे, ठीक है, लिखेंगे कि क्या क्या कार्य हो रहा है क्या नहीं हुआ है। ऐसा कार्यवित सम्मेलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को सम्मेलन के समाप्त के 30 दिन के भीतर परिचालित किया जाएगा, ठीक है। तो 30 दिन के भीतर परिचालित किया जाएगा। आमंत्रित करने वाले ऐसे जितने भी व्यक्ति हो सम्मेलन में 30 दिन के भीतर परिचालित किया जाएगा, याद रखें। इस प्रकार अभिलेखित किया गया कार्यविध उस सम्मेलन के अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, ठीक है, हस्ताक्षर से, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जो अधिकारी स्टार द्वारा बनाए गए ये इसके क्या होंगे, कार्य होंगे। इस प्रकार से वो कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया आपका, ये पूरा खत्म हो गया। इतना ही याद रखिए 8 तक, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर नहीं है कुछ भी, 49 का विलोपित है, ठीक है। अब 49 ख देखते हैं। ख क्या बोल रहा है भाई कि बोर्ड की कार्यवाहियों का उत्तराधिकारी बोर्ड द्वारा बालितकरण, ठीक है, बोर्ड की कार्यवाही का उत्तराधिकारी बोर्ड द्वारा बालितकरण, इसको समझते हैं। इस अधिनियम में उसके अधीन बनाए गए नियमों में या किसी सोसाइटी के उपविधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई संकल्प रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना उत्तराधिकारी, ठीक है, द्वारा उपांतरित या बालित नहीं किया जाए। कहने का मतलब है कि जब बोर्ड की बातें करें, ठीक है, तो अगर किसी को उत्तराधिकारी के रूप में सौंपते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए भाई साहब कि रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी चाहिए। उत्तराधिकारी के लिए बोर्ड की कार्यवाही के उत्तराधिकारी किसको प्राप्त होगी, तो वो होगा रजिस्ट्रार। क्या करेगा, रजिस्ट्रार से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखित रूप में क्या करना पड़ेगा, जो है मंजूरी लेनी पड़ेगी, और रजिस्ट्रार मंजूरी देता है तब उत्तराधिकारी के रूप में ये जो है रहेगा, याद रखेंगे। 49 ग क्या बोल रहा है भाई साहब, अब इसको पढ़ते हैं। लोकहित आदि में निर्देश देने की सरकार की शक्ति। तो लोकहित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए निर्देश देने के जो है सरकार की शक्ति होगी। और सरकार की क्या क्या शक्ति होगी, यहाँ पर इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। पहले पूरा पढ़ लीजिए। यदि राज्य सरकार का रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि लोकहित में यह सरकार द्वारा अनुमोदित या हाथ में लिए गए सरकारी उत्पादन या अन्य विकास कार्यक्रम का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए या साधारण सोसाइटी के कामकाज का समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए या सोसाइटी के कार्यकलापों का संचालन करने उसके सदस्य या निक्षेप कर्म या लेन देन के हितों के अपाय कर रीति में किए जाने का निवारण करने के लिए आवश्यक है कि साधारणतः किसी वर्ग की सोसाइटी या सोसाइटी को या विशिष्टता किसी सोसाइटी या किन्हीं सोसाइटी के निर्देश जारी करने तो राज्य सरकार उसे समय समय पर निर्देश जारी करेगा और यथास्थिति ऐसे सोसाइटी के संबंध सोसाइटी के निर्देश को अनुपालन करने की आबद्ध होगी। कहने का मतलब है, ठीक है, यदि लोकहित में, अगर राज्य सरकार लोकहित में कोई कार्य करना चाहती है तो क्या होगा भाई कि रजिस्ट्रार उनको ब्यौरा देंगे, रजिस्ट्रार से पूछेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रार से क्या ब्यौरा मांगेंगे और उस हिसाब से लोकहित में कार्य करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो अपने समाधान से, ठीक है, अपने समाधान को से कि राज्य सरकार को ये लगता है कि लोकहित के लिए कुछ कार्य करेंगे तो ऐसी स्थिति में वो निर्देश दे सकते हैं और सभी के लिए बाध्य होगा। ठीक है, बस इतना ही है, याद रखेंगे ये सारी बातों का मतलब। राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए किन्हीं निर्देशों को उपांतरित या रद्द कर सकेगी और ऐसे निर्देशों को उपांतरित या रद्द करने की ऐसी शर्तें अध्यारोपित कर सकेगी जो हाँ ठीक सब। कहने का मतलब है जो लोकहित के लिए कार्य हो रहा है लगता है राज्य सरकार को तो वो क्या कर सकता है भाई साहब, वो रद्द कर सकती है। बस इतनी सी बातें हैं, ठीक है। जहां रजिस्ट्रार यह समाधान हो जाए या रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति बोर्ड के उपधारा 1 के अधीन किसी सोसाइटी को जारी किए गए किन्हीं निर्देशों या उपांतरित निर्देशों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी थी, ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण या औचित्य के बिना असफल रहता है या रहती है तो वहां रजिस्ट्रार क्या कर सकेगा, ठीक है, किसी बोर्ड के मामले में ऐसी बोर्ड के विरुद्ध कार्यवाही, ठीक है, धारा 53 के अधीन करेंगे। धारा 53 आएगा तो हम बात करेंगे। या किसी व्यक्ति के मामले में यह व्यक्ति सोसाइटी की बोर्ड के सदस्य और यह सोसाइटी का कोई कर्मचारी है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही यथास्थिति जो है 53 ख के उपबंधों के अनुसार या धारा 55 की उपधारा 1 के अधीन विरचित नियमों के अनुसार करेगा। ठीक है, जब 53 और 54, 55 ये सब आएंगे तो वो हम देखेंगे। तो अभी के लिए इसको रख लीजिए जैसा भी है। अपने उत्तराधिकार जो उत्तरदायी का काम नहीं करते तो रजिस्ट्रार द्वारा क्या क्या उनको दंड दे सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से, तो वो हम देखेंगे 53, 54, 55 जब आएगा तब। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है 49 घ। ठीक है, 49 घ।
चलिए क्या बोला, विनियम बनाने के निर्देश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति। अब यहाँ किसकी शक्ति आ गई भाई, विनियम बनाने रजिस्ट्रार किसकी शक्ति, रजिस्ट्रार की शक्ति। ठीक है, यदि रजिस्ट्रार की यह राय है कि सोसाइटी की वित्तीय स्थिति और उसमें सरकार के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक कि उसके व्यापार या कामकाज करने की रीति या विनिमय किए जाए, तो वह इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अत्यधीन रहते हुए ऐसी सोसाइटी को निर्देश दे सकता है कि वह नियमित बनाए के अनुमोदित के पास भेजे। ठीक है, तो सही बात है। ठीक है, रजिस्ट्रार की शक्ति क्या होगी, रजिस्ट्रार को यह राय लग जाता है कि सोसाइटी की वित्तीय के बारे में या सरकार के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि व्यापार हो, कामकाज हो या ऐसे विनिमय है, तो ऐसे लिए नियम बनाने के लिए, ठीक है, सोसाइटी को क्या कर सकती है, निर्देश दे सकती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। सोसाइटी द्वारा बनाए गए विनियमों के प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार उन्हें उपांतरों में सही या उपांतरों के बिना अनुमोदित कर सकेगा। ऐसे विनिमय के अनुमोदन की जाने पर वह सोसाइटी अपना कामकाज ऐसे विनियम के अनुसार करेगा। कहने का मतलब सोसाइटी द्वारा बनाए गए विनियमों के आधार पर वो कामकाज करेगा रजिस्ट्रार। ठीक है, उनको बोले गए तो ऐसी शक्ति है कि रजिस्ट्रार बोल सकता है। चलिए क्या कहा गया है, यदि कोई सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा 1 के अधीन निर्देशित किए जाने पर ऐसे विनिमय उस तारीख से जिसको ऐसा निर्देश दिया गया है कितने 3 माह की कालावधि के भीतर रजिस्ट्रार को भेजने में असफल हो जाता है, तो क्या होगा, तो रजिस्ट्रार ऐसे विनियम स्वयं बनाएगा, ऐसे नियम स्वयं बनाएगा। ठीक है, यह बनवाएगा और उस सोसाइटी से यह अपेक्षा करेगी कि अपना कामकाज जैसे विनियम के अनुसार करो। ठीक है, सोसाइटी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए बाध्य। कहने का मतलब है यदि सोसाइटी अपने नियम बनाते हैं तो ठीक है भाई साहब, अपने नियम बना के चलें। यदि सोसाइटी नियम नहीं बना पाती तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार नियम बनाएगा या बनवाएगा। ठीक है, और उसके अनुसार उसके बनाए गए नियम से चलना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, आबाद होगा, बाध्य होगा। ठीक है, चले अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा। तो याद रखिए, नियम तो सोसाइटी स्वयं बना सकती है या नहीं बना सकती है, न सफल हो जाए तो रजिस्ट्रार बनाएगा और रजिस्ट्रार के बनाए नियमों पर वो चलेंगे। चलिए 49 का अंगा, कतिपय परिस्थितियों में प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति। ठीक है, एक का कई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसी शीर्ष सोसाइटी के लिए जहां राज्य सरकार अपनी पूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप से दिए गए उधारों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है, या प्रथम वर्ग के अधिकारी के श्रेणी में अनिम्न श्रेणी का एक प्रबंध संचालक होगा जिसका चयन राज्य स्तर पर गठित कर एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त, शीर्ष सोसाइटी अध्यक्ष, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी और शीर्ष सोसाइटी की बोर्ड द्वारा नाम निर्देश का एक संचालक होगा। ठीक है, चलिए कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, ऐसी सोसाइटी जहाँ पर राज्य सरकार ने अपनी इन्वेस्ट की कहने का मतलब जहाँ पैसा लगाया है, जहाँ पैसा दिया है। ठीक है, ऐसी जो सोसाइटी होगी, ठीक है क्या भाई साहब, ऐसी सोसाइटी होगी, उस सोसाइटी, ठीक है, उस सोसाइटी में क्या राज्य सरकार क्या कर सकती है, प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त कर सकती है, उसके नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो कौन करेगा ये सब, राज्य सरकार करेगा। जब कैसे सोसाइटी में, ऐसे सोसाइटी में जहां राज्य सरकार का पैसा लगा हो, शेयर लगा हो, ठीक है, उधारी दिए है, लिए पैसा कौड़ी की बातें हुई हैं। ठीक है, ऐसे सोसाइटी में राज्य सरकार अपने ऐसे व्यक्तियों को रख सकते हैं। चलिए, परंतु बोर्ड प्रबंध संचालक का चयन सर्वसम्मति से करने में असफल रहती है तो मामला राज्य सरकार विरुद्ध किया जाएगा, जिसका निश्चय उस अंतिम हो। कहने का मतलब यदि बोर्ड क्या करेगा, ठीक है, असफल हो जाती है तो कौन चुनेगा, राज्य सरकार चुनेगा और राज्य सरकार का फैसला क्या होगा, अंतिम होगा। प्रबंध संचालक बोर्ड का पदेन सदस्य होगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रबंध संचालक होगा बोर्ड का क्या होगा भाई साहब, पदेन सदस्य होगा। क्या होगा, सॉरी, पदेन सदस्य होगा। क्या होगा, पदेन सदस्य होगा।
प्रबंधन संचालक बोर्ड का पदेन सदस्य होगा, याद रखेंगे। चलिए एक बात यहां पर भी है कि प्रत्येक केंद्रीय सोसाइटी, अब बात आती है किसकी, केंद्रीय सोसाइटी, प्रत्येक केंद्रीय सोसाइटी के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां राज्य सरकार ने अपनी अंश पूंजी प्रदाय की है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या उधारों या डिबेंचरों या अग्रिमों के प्रदाय की प्रतिभूति दी है या किसी अन्य के रूप में अनुदान किया गया है, वहां द्वितीय श्रेणी अधिकारी की पद श्रेणी में, ठीक है, निम्न पद श्रेणी का एक प्रबंध संचालक या महाप्रबंध होगा जो सोसाइटी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी और बोर्ड का पदेन सदस्य होगा। कहने का मतलब ये है, वही बात फिर से दोहरा रहा है कि क्या कह रहा है भाई, जहां जिस सोसाइटी, किस सोसाइटी में, केंद्रीय सोसाइटी, अगर मान के चले कोई केंद्रीय सोसाइटी है और उस केंद्रीय सोसाइटी में राज्य सरकार ने अपने पैसा लगाया है, अपने अंश लगाया, अपनी पूंजी लगाया है, किसी को उधारी दिलवाया है, वित्तीय सहायता दिलवाया या किसी भी प्रकार के पैसे के रूप में सहायता किया है उस सोसाइटी पर, तो राज्य सरकार क्या करेगी, ठीक है, प्रबंध संचालक रखेगा या फिर महाप्रबंधक रहेगा या जो सोसाइटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगी जो बोर्ड का क्या होगा, पदेन सदस्य होगा। तो सिंपल सी वही बातें मैं बोल रहा हूं, जहां राज्य सरकार ने अपना पैसा लगाया, उधारी दिया है, लिया है या कोई इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ऐसी सोसाइटी, ऐसी केंद्रीय सोसाइटी में राज्य सरकार क्या कर सकती है, ये सब रख सकती है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति धारा 54 जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 54 के अधीन संधारित संवर्ग के अधिकारियों में से की जाएगी, जो ठीक है ऐसे संवर्ग सिद्ध किया जाए, 54 होगा तो आपको पता चल जाएगा। जब दशाओं में, अन्य दशाओं में रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमोदन की जाएगी। कहने का मतलब है कि जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में क्या हो जाएगा, ये धारा 54 के तहत नियुक्त की जाएगी, लेकिन अन्य कर्मचारी के लिए क्या करेगा, रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमोदन चाहिए, रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति चाहिए, ये याद रखें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसे कर्तव्यों को पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो जाता है 49 पूरा कंप्लीट। क्लियर है बातें? चलिए बातें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। 50 देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, 50। अब धारा नंबर 50 क्या क्या बोल रहा है, विशेष साधारण सम्मेलन, ठीक है, विशेष साधारण बैठक या विशेष साधारण सम्मेलन बुलाना। क्या क्या बातें हैं इसमें, बोर्ड किसी भी समय सोसाइटी का विशेष साधारण सम्मेलन बुला सकती है और वह रजिस्ट्रार से या अन्य सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों के लिखित अध्यपेक्षा द्वारा प्राप्त के पश्चात यह 1 माह के भीतर क्या कर सकती हैं, बुला सकती है, ठीक है। चलिए इसको मैं इस तरह से अगर बताना चाहूँ, ठीक है, चलो बहुत टाइम बाद ये लिखना शुरू कर रहा हूँ भाई। 50 क्या बोलता है, धारा नंबर 50, धारा नंबर 50, ठीक है, क्या बोलता है कि बोर्ड
विशेष साधारण सम्मेलन, क्या बोलता है, विशेष साधारण, विशेष साधारण सम्मेलन। अब विशेष साधारण सम्मेलन बुलाने की बातें की गई है, ठीक है। बोर्ड किसी समय जो है सोसाइटी के विशेष साधारण सम्मेलन बुला सकते, सदस्यों की कुल संख्या इतना रहेगी, 1 माह के भीतर बुलाएगी। चलो ठीक है, ठीक है, यही बात की गई है कि विशेष साधारण सम्मेलन बुलाने की पहली पॉइंट क्या है, पहली जो शर्तें क्या है कि जो बोर्ड किसी भी समय क्या कर सकती हैं, सम्मेलन बुला सकती है, सम्मेलन क्या कर सकती हैं, बुला सकती है। और सम्मेलन बुला सकेगी कब, कैसे बुला सकेगी भाई, कि बोर्ड में जितने भी जो सदस्य होंगे, ठीक है, बोर्ड में जितने भी सदस्य होंगे उनमें से कितने 1/10 लोग ये हामी भरे कि भाई साहब हाँ सम्मेलन, विशेष सम्मेलन हम बुलाएंगे, विशेष साधारण सम्मेलन बुलाएंगे। तो जो जितने भी सदस्य हैं उस सदस्य के 1/10 लोग, सदस्य की जितनी संख्या है उसमें 1/10 लोग क्या करें, हामी भरे कि भाई साहब बुलाएंगे। तो जब हामी भर ली जाएगी तो उसके बाद कितने माह के भीतर भाई साहब, 1 माह के भीतर, कितने माह के भीतर, 1 माह या बोल सकते हैं 30 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं, विशेष साधारण सम्मेलन बुला सकते हैं। यही कहा गया है कि हामी कितने भरें, 1/10। तो 1/10 सदस्यों में लिखित रूप से ये बोले कि भाई साहब अब हो जाएगा, बुला लेंगे, ठीक है। तो कितने माह के भीतर, 1 माह के भीतर, पहली बातें। चलिए, यदि उपधारा 1 के विदित की गई अध्यपेक्षा में के अनुसार किसी सोसाइटी का विशेष साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया जाए तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकार किए गए किसी व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह ऐसा सम्मेलन बुलाने और उस सम्मिलित के संबंध में यह समझा जाए कि बोर्ड द्वारा बुलाया गया सम्मिलित है, ठीक है। मान के चलिए बोर्ड ने नहीं बुलाया, ठीक है, बोर्ड ने विशेष साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया, तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा संबंध कोई भी प्राधिकृत अधिकारी को भेजेगा, मतलब बोलेगा किसी व्यक्ति को कि भाई साहब बुला लीजिए, ठीक है। तो जब बुलाएंगे तो याद रखेंगे, तो वो उनके तरफ से जाएंगे तो ये समझी जाएगी कि बोर्ड ने बुलाया है सम्मेलन, ऐसा समझा जाएगा, याद रखें। तो यह लिखा है, यदि उपधारा की विदित की गई अध्यपेक्षा, ठीक है, क्या है, अध्यपेक्षा में के अनुसार किसी सोसाइटी का विशेष साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह ऐसा सम्मेलन बुलाए और उस सम्मेलन के संबंध में यह समझा जाएगा कि भाई साहब बोर्ड ने ही बुलाया है, ठीक है। तो याद रखिए, तो रजिस्ट्रार या कोई भी बुला सकता है, यह समझा जाएगा बोर्ड ने ही बुलाया। चलो बुलाया आवा है, ठीक है, चलो बुलाया, ठीक है, बुलावा आया है, किसने, बोर्ड ने बुलाया है। ये तो चलिए, जहां कोई ऐसा ऑफिसर, समझिए, जहां कोई ऐसा ऑफिसर जिसका कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपनियमों के उपबंध के अनुसार ऐसा सम्मेलन बुलाने का कर्तव्य था, युक्तियुक्त प्रतिहेत के बिना ऐसा सम्मेलन बुलाने में चूक गए, ठीक है। जो ऐसा ऑफिसर है, ठीक है, जो उसको क्या बोला गया कि भाई साहब बुला लीजिए, ठीक है, किसके लिए, बैठक के लिए, सम्मेलन के लिए बुला लीजिए, लेकिन जो अधिकारी को नियुक्त किया गया था बुलाने के लिए, वो ऐसा कार्य करने के लिए क्या हो जाते हैं, चूक हो जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार आदेश द्वारा ऐसे ऑफिसर को बोर्ड का सदस्य होने के लिए कितने, अगर बोर्ड का सदस्य है तो उसके लिए 7 वर्ष, ठीक है, और ऐसी कालावधि तक के लिए जिसे वह आदेश के निहत्थे घोषित कर दी जाएगी, ठीक है, अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। और उस ऑफिसर पर यदि ऑफिसर सोसाइटी के कर्मचारी है तो उसके लिए दंड कितना है भाई, 5000 रुपये का दंड है, ठीक है। कहने का मतलब है, इस पूरी बातों का कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या कहा कि भाई साहब एक तो साधारण सम्मेलन कौन बुलाएगा, ठीक है, बोर्ड बुलाएगा, पहली बात है मैंने कहा बोर्ड बुलाएगा। बोर्ड कैसे बुलाएगा कि बोर्ड के जो सदस्य हैं वो 1/10 सदस्य राजी हो, ठीक है, 1/10 सदस्य क्या करे, हामी भरे, तब बुलाएगा, 1 माह के भीतर बुलाएगा, ठीक है। यदि बोर्ड नहीं बुलाता, दूसरी बातें मैंने की कि यदि बोर्ड नहीं बुलाता तो क्या होगा, कोई ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रार क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो विशेष साधारण सम्मेलन बुलाने के लिए नियुक्त करेगा, ठीक है। चलो वो दूसरी बातें हो गई। तीसरी बातें, यदि मान के चलिए वो अधिकारी
भूल जाता है या उनसे चूक हो जाती है या अधिकारी असफल हो जाते हैं सम्मेलन बुलाने के लिए, तब की स्थिति में क्या होगा? यदि वो अधिकारी बोर्ड का सदस्य है, ठीक है, कोई ऑफिसर है, बोर्ड का ऑफिसर है, तब की स्थिति में उसको 7 साल तक अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और यदि किसी सोसाइटी का सदस्य है या सोसाइटी के कर्मचारी है तो उसके लिए कितना जुर्माना है? 5,000 रुपये का जुर्माना है, ये याद रखेंगे। क्या है? 5,000 रुपये का जुर्माना है। और बोर्ड के सदस्य होने की स्थिति में वो 7 वर्ष तक क्या घोषित कर दिया जाएगा? ठीक है, निहरता। कहने का मतलब है उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा? अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। निहरता का मतलब क्या है? यहाँ लिखा है भाई, भले दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, हालांकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि हाँ अब दिखाई दिया। 7 वर्ष तक और क्या घोषित कर दे? निहरता। कहने का मतलब अयोग्य घोषित कर दे। किसको? बोर्ड के सदस्य को। किसको? बोर्ड के सदस्य। लेकिन जहाँ पर ऑफिसर किस कहाँ गए? सोसाइटी के कर्मचारी हो, उसके लिए कितने जुर्माना है? 5,000 रुपये का दंड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया जाए। कहने का मतलब वही है, ठीक है, हम उसको जबरन से उसको 7 साल तक अयोग्य घोषित नहीं करेंगे और जबरन से उसको जो सोसाइटी के कर्मचारी उसको 5,000 रुपये का वो नहीं लगाएंगे, दंड नहीं लगाएंगे। भाई पहले उसको पूछेंगे, तभी तो पहले उसको पूछेंगे कि आपने सम्मेलन क्यों नहीं बुलाया, ठीक है, उनको युक्तियुक्त अवसर देंगे। और यदि वो फेल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है, ठीक है, तो बोर्ड के सदस्य होंगे तो 7 साल तक अयोग्य घोषित किया जाएगा। और वो यदि सोसाइटी की कर्मचारी है तो उसको 5,000 रुपये का दंड, ठीक है, भोगना पड़ेगा। क्लियर है बातें? चलिए, बातें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष साधारण सम्मेलन के समक्ष कि विषयों में धारा 49 के विदिश किए गए समस्त विषयों पर, ठीक है, कोई विषय सम्मिलित हो जाए। कहने का मतलब है जिस सम्मेलन बुलाएंगे तो किस पर चर्चा होगी भाई? कि धारा 49 में लिखा गया जितने विषय हैं, और 49 में हमने देखे कि ये काम होगा, ये ऑडिट होगा, ठीक है, ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ठीक है, और जो है बजट पेश की जाएगी, ऑडिट की जाएगी, संपरीक्षा, जांच, निरीक्षा सब की जाएगी, जो भी है, तो वो सारी विषयों पर बातें होंगी। ठीक है, 49 यही बोलता है ना, ठीक है, उन विषयों पर बात होगी। चलिए, 50 का क, 50 के क को हम देखेंगे, लेकिन 2 मिनट का यहाँ मैं ब्रेक चाहूँगा। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक 50 का को आप पढ़िए थोड़ा, ठीक है, थोड़ा समझिए।
चलिए फिर से वेलकम, फिर से स्वागत है। आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अब देखिए 50 धारा नंबर 50 का क्या बोलना है कि सोसाइटी की बोर्ड या प्रतिनिधित्व या प्रतियुक्त के निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता होने की निहरताएं, मतलब अयोग्यताएं। ठीक है, क्या है? अयोग्यताएं। चलिए कोई भी व्यक्ति, ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य, प्रतिनिधि या प्रत्ययुक्त के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिए अहिर्त नहीं होगा। कब नहीं होगा? यदि वह सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी के प्रति किसी ऐसे उधार या अग्रिम के लिए जो कि सोसाइटी के सदस्य के रूप में लिया गया है 12 माह से अधिक कालावधि के लिए जो है व्यतिक्रम किया गया। 12 माह मतलब जो है 1 वर्ष होता है ना भाई, 12 माह मतलब 1 वर्ष। ठीक है, चलिए क्या कहा गया है इसको समझते हैं। 50 का क्या कहना है कि सोसाइटी की बोर्ड या प्रतिनिधित्व या प्रतियुक्त के निर्वाचन या अभ्यर्थी या मतदान होने आदि के लिए अयोग्य रहे। कब की स्थिति में अयोग्य रहेगा? कि भाई साहब जिन्होंने उधार लिया है, सोसाइटी से क्या किया है, जिन्होंने उधार लिया है और उधार को लिए हुए 12 महीना हो गया, 1 वर्ष हो गया और उस उधारी को पटाया ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, न प्रतिनिधि के रूप में उसको निर्वाचन की जाएगी, न प्रत्ययुक्त के रूप में निर्वाचन की जाएगी, न अभ्यर्थी के रूप में या उसको मतदान देने के लिए भी अयोग्य होगा। अब यहाँ बात आती है प्रतिनिधि, एक वर्ड लिखा प्रतिनिधि, दूसरा वर्ड लिखा प्रत्ययुक्त। ठीक है, दोनों को समझिए, प्रतिनिधि और प्रत्ययुक्त क्या होते हैं। प्रतिनिधित्व कहने का मतलब है प्रतिनिधित्व का निर्वाचन होता है, समझेगा। और प्रतिनिधित्व क्या करते हैं भाई साहब, ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा। ठीक है, कोई क्या है, जो केंद्रीय सोसाइटी है, मान के चलिए मैंने क्या कहा, कोई केंद्रीय सोसाइटी है, केंद्रीय सोसाइटी है, और कोई केंद्रीय सोसाइटी के कितने 4-5 क्या हो सकते हैं, प्राथमिक सोसाइटी हो सकते हैं, हमेशा से हम जानते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, ये प्राथमिक सोसाइटी है, प्राथमिक सोसाइटी है, समझिएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रतिनिधि का निर्वाचन की जाएगा। किसका? प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रतिनिधित्व का क्या होगा, निर्वाचन की जाएगी। और निर्वाचन किस लिए की जाएगी कि ये जो प्रतिनिधित्व है वो क्या करेगा, दूसरे सोसाइटी में अपनी जो है कार्य देगा। ठीक है, क्या होगा, दूसरे सोसाइटी में, दूसरे जो सोसाइटी में क्या करेगा, कार्य करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। दूसरी सोसाइटी में क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। और हम कहते, हम जानते हैं कि जो सोसाइटी, मान के चलिए इस सोसाइटी में कोई बोर्ड है, तो बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्ष तक रहता है। तब जब तक बोर्ड का अगली चुनाव ना हो जाए, बोर्ड की अगली चुनाव ना हो जाए, तब तक ये प्रतिनिधित्व किसके साथ रहेगा, बोर्ड के साथ रहेगा। बोर्ड की देखरेख करने का बोर्ड की प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, कहाँ से जाएगा, प्राथमिक सोसाइटी से जाएगा। कहाँ पर, केंद्रीय सोसाइटी में। और केंद्रीय सोसाइटी में जो बोर्ड बने हैं उस बोर्ड में प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर जाएंगे। और कब तक रहेंगे, मैंने कहा कि अगर बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्ष तक रहता है तो अगली चुनाव जब तक नहीं आ जाए तब तक उसको वापस नहीं बुलाया जाएगा, ये याद रखेंगे। तो प्रतिनिधित्व कहने का मतलब प्रतिनिधित्व करे, किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करे, ठीक है, दूसरे जो सोसाइटी है दूसरे सोसाइटी में प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा प्रत्ययुक्त, प्रत्ययुक्त कहने का मतलब है जिसको सदस्य के रूप में रखा गया मतलब प्रवेश कराया गया है। एक तो अगर हम बात करें किसी भी सोसाइटी के सदस्य किस प्रकार से हो सकते हैं, हम कहते हैं भाई साहब वहाँ के जो पैसा लगाए हैं, वहाँ के जो लोग पैसा लगाए हैं वो तो सदस्य हो ही सकते हैं, साथ ही साथ कोई सोसाइटी सदस्य हो सकता है। ठीक है, कोई फर्म, कोई कंपनी,
कोई जो है विनियमित जो है निकाय, सॉरी विनिगमन निकाय, ठीक है, कोई हो सकते हैं, राज्य सरकार भी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहें प्रवेश कराए हैं, किसको सदस्य के रूप, तो वो क्या कहलाएंगे प्रतियुक्त। तो प्रतिनिधि तो प्रत्युक्त अभ्यर्थी तो आप जानते ही हैं वहाँ के सदस्य होंगे, या मतदान देने के लिए ही योग्य नहीं रहेगा। कैसी स्थिति में योग्य नहीं रहेगा भाई, कि भाई साहब जिन्होंने उधारी लिया है और उधारी लेते हुए 1 वर्ष बीत गया और 1 वर्ष में उन्होंने उधारी चुकाया ही नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखिए, बस इतना याद रखिए। चलिए 50 का ख, राज्य निर्वाचन आयोग। अब राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में बताया गया है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने और निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए प्राधिकृत करे। कहने का मतलब देखिए, चुनाव कराएंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएंगे, ठीक है, लेकिन याद रखिए राज्य निर्वाचन आयोग के नीचे भी एक सोसाइटी का निर्वाचन बैठता है, सोसाइटी का निर्वाचन बैठता है, जो सोसाइटी का क्या कराता है, निर्वाचन कराता है। पहले राज्य निर्वाचन के अंतर्गत क्या की जाती है, निर्वाचन की जाती थी, चुनाव की जाती थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के नीचे भी सोसाइटी का जो है क्या है, अलग से निर्वाचन आयोग बिठाया गया है, जो क्या करेगी, निर्वाचन कराने के लिए उनकी शक्ति रहेगी, ठीक है। तो पहले अधिनियम बना था तो उस समय ऐसा था, लेकिन अब जो बातें बदल गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो ये क्या क्या बातें हैं, ठीक है, कराएगी राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की ऐसी संख्या में नियुक्त करेगी जैसे कि सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन के संबंध में आवश्यक। तो राज्य निर्वाचन ही क्या कराएगी, किसके परामर्श से, राज्य सरकार के परामर्श से कराएगी, ठीक है। तो पहले की बातें थी। इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारी, जैसा कि उपधारा 2 में निर्दिष्ट की गई, ऐसे शक्तियों और कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्धारण करेगा जैसे कि ऐसे निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक समझे जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसी बातें, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है कि भाई राज्य निर्वाचन क्या करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसको वो सभापति किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से इसका जो कार्य रहेगा, क्या क्या कराएंगे, चुनाव के संबंध में बातें हैं, ठीक है। तो बस आप याद रखिए राज्य निर्वाचन आयोग किसके अंतर्गत है, 50 ख के अंतर्गत रखी गई है, ये आप याद रखिए। क्योंकि मैं इसको स्किप इसलिए क्यों, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में अब नहीं होगा, क्योंकि बदल गया है। क्यों बदल गया है, क्योंकि खुद सोसाइटी के ऊपर निर्वाचन आयोग बैठता है सोसाइटी का, तो वो कराते हैं आजकल। चलिए 52 देखते हैं। सरकारी नाम निर्देशकों को नियुक्त करने की शक्ति, जहां राज्य सरकार ने किसी सोसाइटी के अंश पूंजी के प्रति संदाय किया होगा, किसी सोसाइटी के अंश पूंजी का गठन करने या उसकी पूंजी में वृद्धि करने या धारा 45 के उपबंधियों किए गए अनुसार पत्र सहायता की हो, या मूलधन के प्रति संदाय को तथा ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा जारी किए डिबेंचरों या ब्याज के संदाय की हो, मूलधन के प्रति संदाय की तरह ऐसी सोसाइटी के दिए ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के संदाय को प्रत्यभूत की हो, ठीक है। और आगे क्या है, वहां राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्राधिकरण को ऐसी सोसाइटी के समस्त बोर्ड या उसके निजी बोर्ड में 4 से अधिक उनके व्यक्ति को जिसके ठीक समझे नामनिर्देश कह सकते। कहने का मतलब है कि मान के चलिए, इसके पूरे का कहने का मतलब राज्य सरकार की शक्ति है, क्या सरकार शक्ति है कि सरकारी नाम निर्देशों करने की शक्ति है, ठीक है। क्यों, किस कारण से सरकारी नाम निर्देश करेगी भाई, ठीक है, कि राज्य सरकार जिस सोसाइटी में अपना पैसा लगाया है, राज्य सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया है, शेयर लिया है, किसी को उधारी दिलाया है, ब्याज पर ऋण पर किसी भी प्रकार के,
तो ऐसी सोसाइटी पर राज्य सरकार 4 व्यक्तियों को नाम निर्देश करेगी, बस इतना याद रखिए। 52 क्या बोलता है, एक बार फिर रिपीट करता हूं कि राज्य सरकार की शक्ति क्या होगी भाई, कि राज्य सरकार की शक्ति क्या होगी कि राज्य सरकार यदि किसी सोसाइटी पर अपना पैसा लगाया है, पैसा दिया है, उधारी दिया है, लेन देन किया है किसी ब्याज पर, ऋण पर, ठीक है, ऐसे सोसाइटी पर वो क्या कर सकेगी, 4 लोगों को, कितने लोगों को, 4 लोगों को क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया है 4 व्यक्तियों को, 4 लोगों को बैठा सकते हैं। ये कहा है, देखिए लिखा है 4 से अधिक व्यक्तियों को, जिसके ठीक समझे नाम निर्देश कर सकते हैं, मतलब बैठा सकते हैं या नाम निर्देश कर सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को भाई, 4 लोगों को, ये लिखा है स्पष्ट रूप से, कितने, 4। ठीक है, चलिए उपधारा 1 के दिन किसी सोसाइटी की बोर्ड में नाम निर्देश किए गए कोई व्यक्ति ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर जैसे कि विधि की जाए धारण करेगा। ठीक है, तो कितने कालावधि के लिए क्या है, वो किसी भी शर्तें जो भी है उसके आधार पर वो क्या करेगा, जो नाम निर्देश व्यक्ति है वो बैठेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक ट्विस्ट यहाँ है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसे किसी सोसाइटी की बोर्ड के उपधारा के अधीन क्या किया गया है, नाम निर्देश किया गया हो, ऐसी बोर्ड में एक मत देने का अधिकार होगा, एक मत देने का अधिकार होगा। परंतु किंतु नाम निर्देश व्यक्ति सोसाइटी की बोर्ड के पदाधिकारियों के किसी निर्वाचन में मत देने का हक उनको नहीं होगा। भाई साहब, इसका कहने का मतलब है ये है कि राज्य सरकार ने क्या किया है, नाम निर्देश करके 4 व्यक्ति को बैठा दिया है, लेकिन वो 4 जो व्यक्ति या जो जिनका नाम निर्देश किया गया है, तो नाम निर्देशित व्यक्ति को बैठक में नॉर्मल मत देने का अधिकार है, वो भी एक मत देने का अधिकार है, अपनी तरफ से एक मत। ठीक है, बैठक में जैसे मैं बैठक हम बुलाएं और बैठक में किसी बात की चर्चा हुई, बैठक बुलाएं, ठीक है, किसी सोसाइटी का, और बैठक में क्या हुआ, किसी बात पे चर्चा हुई, चर्चा में 2 ही चीज़ निकल के आते हैं, किसी चीज़ के लिए हाँ या नहीं। ठीक है, किसी चीज़ के कोई भी मान के चलिए कोई भी कार्य होगा, हम कार्य, ठीक है, कार्य ए लिख दें, जो भी कार्य होगा उस कार्य के लिए क्या पूछा जाएगा, भाई साहब हाँ है या ना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो अपना मत दे सकते हैं, दे सकते हैं। कौन मत दे सकते हैं, नाम निर्देशित जो व्यक्ति हैं वो अपना क्या कर सकते हैं, मत दे सकते हैं। किंतु परंतु बट ठीक है, किसके समय, निर्वाचन में, किसमें, निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखें, अधिकार नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा, जब नॉर्मल बैठक बुलाई जाएगी, कुछ होगा, किसी बात पर चर्चा होगी, तो किसी कार्य पर चर्चा होगी कि भाई हम ये करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम ये लगाएंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो कुछ पक्ष हाँ में जवाब देंगे कि हाँ नहीं करेंगे, हाँ करेंगे, कुछ पक्ष ना में जवाब देंगे, नहीं भाई साहब नहीं करेंगे। तो इस समय वो नाम निर्देश व्यक्ति क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, अपना मत दे सकता है, केवल एक मत दे सकते हैं, हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। परंतु किंतु बट मैंने कहा कि निर्वाचन के समय वो मत देने का अधिकार उनको नहीं रहेगा। ये बात आप गांठ बांध के याद रख लीजिए। ठीक है, यही कहा गया है, क्या कहा गया है, यही कहा गया है कि इस अधिनियम के अत्यधिक किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने सोसाइटी की बोर्ड के उपधारा के अधीन नाम निर्देश किया गया है, ठीक है, तो ऐसे एक मत देने का अधिकार तो होगा, एक मत देने का अधिकार तो होगा, लेकिन नाम निर्देश व्यक्ति सोसाइटी की बोर्ड के पदाधिकारी, पद किसी चुन रहे हैं, तो किसी निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी हम यदि सभापति चुन रहे हैं, प्रतिनिधित्व का चुनाव कर रहे हैं, किसी का चुनाव कर रहे हैं, ऐसे में वोट देने का अधिकार उनको नहीं होगा। क्लियर है बातें? ठीक है, चलिए इसको हटा दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता ही है। 52 विलोपित किया गया है।
चलिए बोर्ड का दृष्टिमान, इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको भी हम नहीं देखेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए, अभी बैंकिंग भी स्टार्ट नहीं किया, अभी बैंकिंग स्टार्ट करता है और आपके पास समय नहीं है। एक एक पॉइंट को पढ़ने जाएंगे, एक एक चीज़ों को पढ़ने जाएंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा धारा, तो 96 धारा है, 96 धारा है। अगर पूरा धारा पढ़े जाए तो अभी तो 50% हुआ है, ले देखिए, ठीक है, कितना हुआ 50%, क्योंकि 52, 50, 52, 50% प्लस हुआ है, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अगर इसी को देखते रहें तो फिर निकल जाएगा टाइम। हमारे पास बैंकिंग की भी बातें हैं। चलिए 54, 55 ये सारी बातें हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो 54 प्रबंधक सचिव अन्य अधिकारी नियुक्ति को भी, ठीक है। चलिए इसको भी हम देखेंगे, 54 बन गए, 55। चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर इधर जाएं तो लोकहित के लिए विनिमय, ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये विलोपित उपयुक्त है, कार्यभार का ग्रहण, ठीक है। 53 ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको हम नहीं पढ़े शायद, 53 खा, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और सचिव अधिकारी की नियुक्ति, ये तो ठीक है। सदर सोसाइटी के नियोजन के शर्तों पर अध्ययन के रजिस्ट्रार की शक्ति, ये भी 55 हम देखेंगे, ठीक है। और अभिलेखों का ग्रहण करने, ये 57 और 57 खा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों को हम एक्चुअली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, एक क्लास में कंप्लीट नहीं होंगे। तो 5वां अध्याय अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगी। 5वां अध्याय में 53 खा, 55, फिर 57 और 57 का, ये चारों हम देखेंगे, बाकी को हम नहीं देखेंगे क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इम्पोर्टेंट आपका अल्पकालीन सहकारी सोसाइटी का प्रबंधन का प्रावधान। फिर 6वां तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। 6ठा देखेंगे, ठीक है। समापन, ये भी देखेंगे, ठीक है। समापन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपका सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये दोनों हैं, अपराध और शास्त्रीय, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। और प्रकीर्ण को ना देखिए, नहीं देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 9वां 10वां, तो 6ठा मागी हो जाएगा, फिर 7वां 8वां 9वां 10वां, तो 10 से 12 क्लास और भी और लगेगा, 12 से 15 हो सकते हैं। तब ये क्या होगा, अधिनियम खत्म होगा अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो। इसीलिए मैं जो लिखना स्टार्ट किया था, लिख के पढ़ाने वाला, उसको हटा दिया भाई, टाइम टेकन है, टाइम लगेगा करके। चलिए उसको फिलहाल यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे 53 का से, और वहाँ हम देखेंगे। तो 2 क्लास, एक क्लास और है, एक क्लास में आपका अध्याय 5 खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद।